साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं आपका एडुकेटर, आपका होस्ट। बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, सब्सक्राइबर हैं जो कह रहे थे कि सर जेपीएससी की जो बहाली है इसमें चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो रही है, अब क्या होगा? भाई हम लोग के हाथ में नहीं है, चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो रही है क्योंकि प्रयास बहुत किया जा रहा है छात्रों के द्वारा, छात्र नेता के द्वारा और हाईकोर्ट का भी आदेश रहा, हाईकोर्ट का भी निर्देश रहा कि जल्दी से जल्दी कीजिए। हालांकि जिस तरह से प्रेशराइज है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग की यही उम्मीद है, उम्मीद करते रहिए। अच्छा कि चूंकि आप उम्मीद आप तोड़िए मत, क्योंकि आपकी तैयारी में भी बहुत समय लगने वाला है। ऐसा है नहीं कि ये बहुत जल्दी आपकी तैयारी हो जाएगी। आप अगर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की भी तैयारी कर रहे हैं, एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं या 14 जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हालांकि 14 जेपीएससी में थोड़ा टाइम है, लेकिन इसमें कोई टाइम नहीं है। आप सबको पता है कि इसका एग्जाम दो दो बार पोस्टपोन हुआ है और इसकी तैयारी पूरी है। जैसा कि जेपीएससी ऑफिस के द्वारा बोला गया था कि इसकी पूरी तैयारी है। जेपीएससी का चेयरमैन नियुक्त होने के बाद ये परीक्षा हम लोग तत्काल ले लेंगे, एक मंथ भी नहीं लगाएंगे, 15-20 दिन में हम लोग इसकी परीक्षा ले लेंगे, एक मंथ के अंदर आपका हो जाएगा। तो समझिए कि आपका उस समय अगर निकला तो आप पीटी का जो पढ़ रहे होंगे उसी का रिवीजन चलेगा, चलेगा कि नहीं? तो आप मेंस कहाँ से तैयारी कर पाइएगा? तो अभी मेंस का भी प्रिपरेशन कीजिए और साथ साथ में पीटी का भी कुछ समय देखिए, क्योंकि मेंस आप पीटी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, मेंस नहीं रहता है। तो ये मौका यहाँ झारखंड में बार बार मिलता नहीं है, तो थोड़ा लेट हो रहा है, तो उसका फायदा उठाते हुए आप मेंस का अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि आपको फाइनली एक रिजल्ट देना है। तो नहीं तो फिर आप पीटी का पढ़ते रहिए, मेंस से कोई मतलब नहीं रखिए। पीटी हो जाएगा, मेंस फिर नहीं निकलेगा। बात यही है। यहाँ पर मैं ओवरव्यू देने वाला हूँ आधुनिक भारत का, जिसमें एक शानदार टॉपिक है यूरोपियन जो यूरोपीय लोग हैं उनका बस्तीकरण जो हुआ है भारत में, तो कैसे प्रारंभ हुआ था। ये एक टॉपिक है जेपीएससी का, जेपीएससी मेंस का टॉपिक है, जो 14 जेपीएससी आपका है, ये जेपीएससी की बात करेंगे। और सेम चीज आपको यहाँ भी आने वाला है, ठीक है। सेम चीज आपका फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और एसीएफ में भी आने वाला है। क्लियर? तो मैं एक ओवरव्यू पहले दे देता हूँ, फिर चीजों को धीरे धीरे आपको बताता चलूंगा। बहुत ज्यादा मैं इस पे एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनेगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि आप सबके लिए कि एक पहले ओवरव्यू दे दूं। पहले देखिए आप किस तरह से लिखा हुआ है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपसे कह देता हूं कि हर्षेय और दीर्घई में गलती हो सकती है, क्योंकि मैं इंग्लिश पूरी तरह से इंग्लिश का करके हिंदी में कन्वर्ट हो गया हूं पढ़ाते पढ़ाते। तो ये जो है मटेरियल मैं 3 जगह से कलेक्ट किया हूं, 3 जगह से करने के बाद एक कंप्लीटली तैयार हुआ है। पहले आप देखिए। लोग कहते हैं कि सर पॉइंट वाइज नहीं हो पाता, मैप नहीं हो पाता, फ्लो चार्ट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाएगा? और इसमें होगा, मैंने और कमी किया है कि नहीं, बहुत ज्यादा फ्लो चार्ट नहीं डालना और इसमें डलाएगा। सारी चीजें हो सकती है, लेकिन बात है कि इसमें आपको थोड़ा कंटेंट याद भी रखना है, इसलिए मैंने चीजों को इस तरह से लिखा है। अब ये है एक टॉपिक का बस्तीकरण, जो एक टॉपिक आता है उसके अंदर एक और टॉपिक क्वेश्चन में डाल दिया जाता है, लेकिन ये एक टॉपिक पूरा 6 पेज का है। और आप विश्वास कीजिए, ये जो पेज है वो A4 साइज का पेपर नहीं है। तो आप इसको जब जेपीएससी की मेंस वाला पेपर में लिखिएगा तो 8 से 9 पेज जाएगा जनरली। चलिए मैं आपको ओवरव्यू देता हूं कि यूरोपीय बस्तियों का प्रारंभ हुआ था भारत में, उसके लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत में यूरोपीय बस्तीकरण का जो पुर्तगाली, डच, डेन्स, ब्रिटिश, फ्रांसीसी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। चूंकि आपको कंटेंट में लिखना है, तो देखिए सबसे पहले मैं पुर्तगालियों के बस्तीकरण की बात करता हूं, तो आपकी पृष्ठभूमि होनी चाहिए जो भी आप लिखेंगे। एक कोट्स आप अगर लिखते हैं तो जबरदस्त नंबर आपको मिलता है, आजकल बहुत चलन में है मेंस में कि आप इसको कोट्स अगर वगैरह लिखते हैं तो किसी का कोट्स लिखिए, जो वो बताए हैं वही चीज लिखिए। आप उसमें कुछ संशोधन मत कीजिए, आप अपने तरीके से उसको कुछ मत बोलिए। लेकिन प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर सतीश चंद्र ने बोला है, देखिए मैं ये संकलन किया हूँ, मॉडर्न का जो ये संकलन हुआ है आपका, पहले बता देता हूँ कि ये है स्पेक्ट्रम से, ठीक है, स्पेक्ट्रम है। दूसरी प्लस है एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी है। और तीसरा है इग्नू। तो तीनों से चीजों को मैं संकलन कर, यहाँ ज्यादा वेटेज आपको स्पेक्ट्रम का मिलेगा। बाकी सारी चीजें तो एक ही चीजें लिखी रहती है हर जगह पे। तो इतिहासकार जो सतीश चंद्र है उनका कहना है कि पुर्तगाली यात्री वास्को द गामा का 1498 में भारत आगमन। जो वास्को द गामा दक्षिण अफ्रीका के कैप ऑफ गुड हॉप, कैप ऑफ गुड हॉप आप सभी को पता है ना कि दक्षिण अफ्रीका में कैप ऑफ गुड हॉप कहाँ है, ठीक है। कैप ऑफ गुड हॉप कहाँ है? जैसे आपका ये यूरोप है, ठीक है, ये इंडिया वाला पोर्शन है, और यहाँ पर आपका अफ्रीका है। तो अफ्रीका के सबसे लास्ट वाला जो दक्षिण अफ्रीका है, इसमें जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है इसको कहते हैं कैप ऑफ गुड हॉप। तो कैप ऑफ गुड हॉप के पास पहुंचा, और आने के बाद क्या हुआ
कि चूंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं, एक बार यहाँ से आकर वापस लौट भी गया, जब दूसरी बार वास्को डी गामा यहाँ पर आया था तो यहाँ पर आने के बाद चूंकि आपको पता है यहाँ पर आने से पहले जो कोलंबस है वो यहाँ पहुंच चुके थे, लेकिन इससे आगे नहीं आए। अब यहाँ पर ये पहुंचने के बाद यहाँ पर इनको क्या है, एक समुद्र यात्री, एक समुद्र जो मार्गदर्शक है जिनका नाम है अब्दुल मजीद, गुजराती है ये, इनके मार्गदर्शन में ये भारत में कालीकट पहुंचे भाई। ठीक है, कालीकट ये भारत पहुंच गए, और भारत पहुंचने के साथ साथ क्या हुआ, ये जो अपना कोड दे रहे हैं कि भारत पहुंचे, समुद्री रास्ता का खोज होना और यूरोप का एशिया के साथ व्यापारिक संबंध अच्छा होना। चूंकि यूरोप के साथ एशिया, हमारे भारत का जो हमारे भारत का ये एशिया का संबंध तो था ही पहले से, लेकिन ये पूर्वी यूरोप का था, जो पश्चिमी यूरोप है उनका नहीं था। तो पूर्वी यूरोप इस रास्ते से पहले आया करते थे और पश्चिमी वाले भी आते थे। चूंकि यहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं, इस्लामिक हैं, अरब लोग हैं, तुर्क लोग हैं, ये ईसाइयत को पसंद नहीं करते थे, इसलिए इनको यहाँ परेशानी होती थी इस और से रास्ता जो होता था इधर जाने के लिए, इधर जाने के लिए और इधर आने के लिए, तो यहाँ पर परेशानी होती थी। तो जब ये मार्ग का खोज हुआ तो जितने भी पश्चिमी यूरोप के लोग हैं इस मार्ग से आना शुरू कर दिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बस्तीकरण की बात करते हैं। तो बस्तीकरण जो आपके पुर्तगाली का है, 1498 में बस्तीकरण वास्को दी गामा हुआ। वास्को दी गामा जब भारत पहुंचा कालीकट के पास, तो वहां जिमोरियन शासक ने उनका स्वागत किया। हालांकि उसी जिमोरियन के साथ इनका अपना कूटनीतिक का शिकार हो गए जिमोरियन लोग पुर्तगालियों के द्वारा, और उनसे संबंध बिगड़ गया। जब संबंध बिगड़े तो भारत के, तो क्या हुआ कि भारत के अलग अलग जगहों पर ये अपना स्थापना शुरू कर दिए, अलग अलग जगहों पर जाना शुरू कर दिए। ठीक है, अलग अलग जगहों पर जाना शुरू कर दिया। कैसे जगह पर, जो आपके तटीय क्षेत्र है वैसे जगह पर पहले जाना शुरू कर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपको एक डेट के साथ में दिखा रहा हूं, चूंकि जो आपका कॉपी चेक करेंगे वो एक सब्जेक्ट इस हिस्ट्री के एक्सपर्ट होंगे, तो आप उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। उनको बस देखना है आपके पॉइंट को जो आपने इस तरह अंडरलाइन किया है, आपने ये डेट लिखा है, ये सब पर वो बहुत फोकस करेंगे, समझ जाएंगे कि आपने ठीक लिखा है। बाकी आपका जो है सो पेपर की तरह पूरा शब्द नहीं होना चाहिए, आप कोई लिटरेचर नहीं लिख रहे हैं कि आपके पीछे बहुत ज्यादा वो ध्यान देंगे इस सब चीज का। आपसे वो कंटेंट मांग रहे हैं, आपसे वो चीज मांग रहे हैं जो आप अंडरलाइन करके दिखा सकते हैं। तो पहला 503 में भारत में अपना पहला दुर्ग को स्थापित किया कोचीन में। आप जहां पर दुर्ग या फैक्ट्री की स्थापना हुआ, साथ साथ में ये लोग अपनी बस्ती भी बसाना शुरू कर दिए। दूसरा 1505 में अपना दुर्ग जो है कुन्नूर में स्थापित किए। फिर तीसरा जो आप यहाँ लोग देख सकते हैं 1530 में, थोड़ा मैं बड़ा कर दूं तो आप सबके लिए सुविधा होगा। हाँ, राइटिंग पे नहीं जाएंगे, बहुत रफली लिखा हुआ है। और 1530 की बात करेंगे तो 1530 के आसपास में क्या था कि 1519 से शुरू हो गया था कि अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर दिया था। उसके बाद उसने क्या किया कि वहां पर शासन शुरू कर दिया। फिर बाद में 1530 में उस पर क्या है कि अपनी राजधानी बना दिया। ठीक है, तो पूर्व और वर्तमान परिप्रेक्ष्य गोवा पुर्तगालियों के लिए बसाव का स्थान भी रहा था, जो गोवा जगह है। 1535 और 59 की बात करेंगे तो क्रमशः दीव और दमन पर अधिकार कर लिया, जिससे यह क्षेत्र पुर्तगालियों का बस्तीकरण में अच्छा साबित हुआ, और आज भी सबसे ज्यादा पुर्तगाली लोग इसी क्षेत्र में रहते हैं। क्लियर, मैं एक ओवरव्यू देता चल रहा हूँ, चूंकि इसको समझाना शुरू करूँ या फिर बहुत अच्छे से एक मैप से अगर आपको बताना शुरू करूँ तो बहुत लंबा लग जाएगा, और बहुत लंबा वीडियो होगा तो आप भी बोर हो जाएंगे। जब मैं क्लासेस लूंगा या फिर लगेगा कि नहीं आपको लेना है, आपकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए, तो मैं एक अच्छे से मतलब समझा के चीजों को, एक एक शब्द एक एक चीजों को समझा के मैं आपके लिए बढ़िया से चीजें तैयार करके और आपको एक बढ़िया सा वीडियो बना के दूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, चाहेंगे तो मैं लाइव भी रहूंगा, ताकि आप क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छा होगा आसानी देने में। ठीक है, तो भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट का भी मैंने यहाँ पर जिक्र किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अलग अलग टाइम का जिक्र किया था। अब यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी तट का भी मैंने जिक्र किया कि पूर्वी तट पर कहाँ, पश्चिमी तट पर कहाँ, और पूर्वी तट पर कहाँ इन लोगों ने कहाँ कहाँ पर अपना स्थापना किया था अपनी कारखाना का, और साथ में कारखाना के साथ बस्तियों का स्थापना हुआ था। मैं बार बार बोलता हूँ कि यहाँ पर कारखाना शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि कारखाना बसने के बाद ही ये बस्ती बसाए ना। मान लीजिए कारखाना नहीं हुआ तो बस्तियां कैसे बसाएंगे।
कारखाना बसाते भी तो लोग यहाँ पर बसना शुरू कर दिए, पुर्तगाली लोग या फिर डच लोग या अंग्रेज लोग या तो फ्रांसीसी लोग, है ना। तो यहाँ पर मैंने एक चीज छोड़ रखा है कि इंडिया का मैप तो बनाया है, तो यहाँ पर ऊपर में जो मैंने पश्चिमी का नाम दिया वो आप यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख लेंगे, और यहाँ पूर्वी का जो मैंने बोला पूर्वी वाइज आप यहाँ पर पॉइंट वाइज चीजों को बस लिख देंगे तो अच्छा लगेगा। एक चीज मैंने यहाँ छोड़ा है, मेरे से छूट गया है, मिस्टेक हो गई मेरे से। तो भारत में फिर डच जो है बस्तियों की स्थापना, पहले मैंने पुर्तगाली का चर्चा किया, फिर मैं एक बॉक्स के अंदर क्या है कि बस्तियों के किन के डच की बस्तियों की स्थापना के बारे में बात कर रहा हूँ। तो भारत के तटीय क्षेत्रों में पुर्तगाली जो सत्ता को चुनौती देते हुए अनेक बस्तियों की स्थापना की गई। डचों ने कारखानों के साथ बस्तियों की स्थापना भी किया, और यह भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट पर विशेष रूप से किया गया। फिर यहाँ पर एक आप फ्लो चार्ट देते हैं मेरे प्यारे मित्रों। फ्लो चार्ट में आपको दिखाना कि कारखानों के साथ बस्तीकरण, अगर आप कारखाना दिखा रहे हैं कि यहाँ बस रहा है तो ऑब्वियसली वहां पर उन लोगों ने यह बस्तीकरण किया है। तो आपका कारखाना कहाँ कहाँ बसा, पहले मसूलीपट्टनम में 1605 में, फिर पुलिकट में 1610 में, फिर सूरत में 1616 में, कोचीन में 1663 में। ये आपके पीटी लेवल का भी होगा फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए। फिर क्या है बिमलीपट्टनम में 1641 में, फिर करिकल में 1645 में, फिर चिनसुरा में 1653 में, फिर क्या है कि कासिम बाजार, पटना, बालासोर, तो ये सब जगह पे क्या है कि 1658 पे। ठीक है, तो ये सब चीज जो है सो आपका फ्लो चार्ट के हिसाब से आप करेंगे। जितना आप फ्लो चार्ट का यूज करेंगे, जितना आप मैप का यूज करेंगे, जितना आप डायग्राम का यूज करेंगे, उतना आपको मार्क्स मिलने वाला है। आगे देखिए क्या है, मैं एक ओवरव्यू ले रहा हूँ, मैं आपको भी क्लासेस नहीं ले रहा हूँ। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप भी पढ़ेंगे तो किस तरह से आप चीजों को लिखेंगे। अंग्रेज व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीयों का बस्तीकरण, जो बस्तीकरण की पृष्ठभूमि होती है कि पुर्तगाल के भाई इनकी इनकी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पुर्तगाली और डचों का भारत में व्यापारिक जो प्रभुत्व को देखना और भारत से यूरोप में व्यापार का व्यापक होना, यही कारण था जिससे अंग्रेज जो पूर्वी एशिया है आने को मजबूर हुआ। पूर्वी एशिया जो है आने को मजबूर हुआ क्योंकि ये कहते हैं ना इनके अंदर जलस बहुत था कि भाई डच और पुर्तगाली लोग जो है इस पूर्वी एशिया पे हमारा कैसा पूर्वी दक्षिणी एशिया में आएगा, पूर्वी एशिया और भी इधर जो है आपके इधर जो है कैसे ये लोग पूर्वी एशिया में कैसे यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, कैसे ये लोग इस जगह पे आ रहे हैं, मतलब इतने अच्छे से व्यापार कैसे कर रहे हैं। तो ये चीज देखकर ब्रिटिश लोग भी यहाँ पर आने को मजबूर हो गए। क्या, तो भारत वाले क्षेत्र में। भारत में अच्छी सैनिक और राजनीतिक विशेषता के कारण हुआ। कहाँ पर, तो किनकी, तो सैनिक, जो किनकी सैनिक, तो ब्रिटिशों की जो सैनिक और राजनीतिक विशेषता इनकी थी कहाँ पर, भारत में। भारत में आने के बाद जो इनकी विशेषता थी वो बहुत अच्छी थी, इसलिए ये लोग जो है सो कम टाइम में बहुत जल्दी अपने आप को फैला पाए। पुर्तगाली और दूसरा जो हमारा डच था उसके कंपेयर में अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्रिटिश लोग जो है ब्रिटिश लोग इसके कंपेयर में ब्रिटिश लोग जो है सो जल्दी से ये भारत के अन्य क्षेत्रों में या अपने आप को विस्तार कर पाए, क्योंकि इनकी जो सैनिक और राजनीतिक विशेषता थी वो बहुत खास थी और बहुत अच्छी थी, जिससे पुर्तगाली और डचों के व्यापार में काफी नुकसान हुआ क्योंकि ये फैलते गए। ठीक है, इन्होंने अपना रायता फैलाया तो अब इनको समेटना पड़ गया। ठीक है, अगला है ब्रिटिशों का जो संपूर्ण भारत में बस्तीकरण होना शुरू हो गया। पश्चिमी दक्षिणी भारत में बस्तियां कहाँ पर, 1613 में देखिए अंग्रेजों ने जो मुगल सम्राट जहांगीर से अनुमति लेकर सूरत में स्थायी कारखाना खोला, जहां इनके लोगों के द्वारा बस्तियों का भी स्थापना शुरू हो गया। इससे पूर्व 1611 में पहली कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला गया। 1627 ईस्वी में भरूच और अहमदाबाद के कारखाना खोला गया, जिसे सुरक्षा की दृष्टि से किलेबंदी किया था इन लोगों ने, और किलेबंदी के साथ साथ जो है अपना कारखाना को अच्छे से उसको सुरक्षित किया, और उनके अंदर जो बस्तियां घर बसाए उनको भी इन लोगों ने सुरक्षित कर दिया। ठीक है, जब हम लोग कारखाने की बात करते हैं तो वहाँ बस्तियों की बात नहीं होती है, इसलिए क्योंकि पहले कारखाना बसा उसके बाद बस्ती, तो बस्ती की बात हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन जब बस्ती की बात होती है तो हम लोग को बताना पड़ता है कि भाई उन्होंने वहाँ अपना दुर्ग, अपना कारखाना, अपना किलेबंदी किया, जो भी किया उसके बाद ही बस्तीकरण हुआ। 1640 की बात करेंगे। 1640 ईस्वी में अंग्रेजों ने विजयनगर साम्राज्य को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास छीनकर वहाँ किलेबंदी किया और अंदर कारखाना और बस्तियों का भी की व्यवस्था सुदृढ़ किया। देखिए मैंने बहुत स्पीड में लिखा है और मैंने चाहे जो लिखा है, हो सकता है हर सही तरीके कार में दिक्कत हो, लेकिन कंटेंट आपको बहुत
प्योर मिलेगा, कंटेंट में कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने कोशिश किया है कि कंटेंट एकदम बहुत बहुत बेहतरीन हो आपके लिए, ठीक है। चूंकि ये हिंदी का लिटरेचर क्लास नहीं है तो हर्षित दीर्घई कार में थोड़ा बहुत चलता है, हो सकता है। 1661 की मैं बात करूं तो ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली रानी के साथ हुआ और उनको दहेज में क्या मिला, तो अंग्रेज को दहेज में मिल गया बम्बई, किसको, चार्ल्स द्वितीय को। बाद में इस यहाँ और लिखना चाहिए था लेकिन चूंकि उसका मतलब नहीं होगा यहाँ पे, हम लोग अभी बस्तीकरण की बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा इस पे हम लोग इधर उधर की चर्चा नहीं करेंगे। हालांकि यहाँ और भी होना चाहिए क्या, जो हम लोग नॉलेज के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा कि चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये चीजें क्या है कि किराए पर मुंबई दे दिया और ये फिर वापस चला गया और इसको यहाँ इसको क्या है कि इसको एक टैक्स मिलता रहा, जो इस यहाँ पर करार हुआ था, जो बातें हुई थी उसको वो टैक्स मिला, ब्रिटिश इंडिया कंपनी को ये चीजें मतलब क्या करें कि उसके हैंड ओवर करके चला गया। फिर 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई बनाया गया, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ने अपना बस्ती बसाना शुरू कर दिया। भाई इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, इसमें भी समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन अभी हम लोग बस्तीकरण देख रहे हैं, एक ओवरव्यू ले रहे हैं। अब देखिए पूर्वी भारत की बात करेंगे बस्तीकरण का अंग्रेजों का, तो 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर, और 1651 की बात करेंगे 1651 में बंगाल के हुगली में कारखाने खुले, जिससे वहां ईस्ट इंडिया कंपनी की बस्तियां बसना शुरू हो गया था, आरंभ हो गई थी, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि बस्ती कारखानों के साथ जैसे ब्रिटिशों के साथ पटना, ढाका, कासिम बाजार इत्यादि में भी बसना शुरू हो गया। 1691 ईस्वी में औरंगजेब के फरमान के बाद जल्द ही सूतानदी में कारखाना खुला। उसके बाद सूतानदी गोविंदपुर कालिकता गांव की जमींदारी मिल गई, जिससे उनके लोगों का विस्तार भी अतिशीघ्र हो गया। अब यहाँ पर एक फ्लोचार्ट से आप दिखा सकते हैं कि सूतानदी, गोविंदपुर और कलिकाता जहाँ बस्तीकरण हुआ था इन लोगों का। फिर आप यहाँ पर इस तरह से दिखा सकते हैं क्या, यहाँ पर एक मैप के माध्यम से दिखा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर पश्चिमी तट, पूर्वी तट या जो भी इस जगह पे है आप कहाँ कहाँ हुआ था। तो बहुत बढ़िया मैप वगैरह, फ्लो चार्ट बहुत अच्छा मार्क्स दिलाता है, पॉइंट वाइज बहुत अच्छा मार्क्स दिलाता है। बहुत ज़्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, जितना पॉइंट में लिखेंगे उतना बढ़िया होगा। देखिए फ्रांसीसियों की बात करेंगे तो फ्रांसीसियों का भारत में जो आगमन हुआ था, बस्तीकरण हुआ था, सबसे पहले उनको 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उसके बाद कैरॉन की अध्यक्षता में एक दल भारत पहुंचा, जहां 1669 में भारत की पूर्वी तट में मसूलीपट्टनम में अपना पहला व्यापारी कारखाना खोला। संभवतः यही से फ्रांसीसियों का बस्तीकरण संभव या प्रारंभ हो गया। क्लियर, कारखानों के साथ बस्तीकरण होना, जैसे जैसे कारखाना का बसता गया और इन लोगों की बस्तीकरण भी होती गई, ठीक है। 1673 की बात करेंगे तो फ्रांसीसियों ने कलकत्ता के समीप चंद्रनगर में एक टाउनशिप की स्थापना कर दी थी, ठीक है। फिर पौंडीचेरी की बात करेंगे तो 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन ने शेर खान लोदी से एक छोटा सा क्षेत्र पौंडीचेरी प्राप्त किया, जहां फ्रांसीसियों का शक्ति का केंद्र साबित हुआ। क्लियर। अब आगे भी है, बहुत डेट के साथ है। 1725 1739 में मालाबार तट करिकल में भी अपना इन लोगों ने डेरा जमाया, अपना अधिकार किया, अपना बस्ती बसाया। फ्रांसीसी और मद्रास और नवाब पर विजय प्राप्त कर उपरांत अंग्रेजों की एक बस्ती फोर्ट सेंट डेविस पर अधिकार का प्रयास किया, परंतु यह विफल हो गया, ठीक है। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे, यहाँ पर इसके काल में हुआ था। तो फ्रांसीसियों के सरकार का सेनापति काउंट डी लाली ने अंग्रेज बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर घेरा डाल जून 1758 में उस पर कब्जा कर लिया और इसकी घेरेबंदी भी इन लोगों ने किया था। तो ये एक था ओवरव्यू। और चूंकि होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैप का यूज कैसे करेंगे इसमें, या फ्लो चार्ट का यूज कैसे करेंगे। और भी फ्लो चार्ट आएगा, ये मैंने रफली कर दिया, और भी फ्लो चार्ट आएगा, और भी डायग्राम इसमें बन सकता है। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप सब भी जब अपनी पढ़ाई करते होंगे तो एक छोटा नोट्स तैयार करते होंगे ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। ये तो एक चैप्टर था जो आपके मेंस लेवल का था, और ये मेंस लेवल का जो चैप्टर है वो आपके जेपीएससी का जो है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और एसीएफ जो है, या फिर कह सकते हैं 14th जेपीएससी का जो मेंस है, ठीक है, मेंस है, या फिर हम लोग कह सकते हैं
कि जो आपके सिविल सर्विसेज जैसे बीपीएससी का जो अभी आप मेंस देंगे तो उस मेंस की बात करेंगे हम लोग, वहाँ पर मेंस होगा। या फिर आप सिविल सर्विसेज कहीं की भी तैयारी करते हैं, खासकर यूपीएससी की बात करते हैं, तो यूपीएससी में भी आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलता है पीटी वगैरह में, इस तरह की चीज़ें आप पढ़ते हैं तो ही वहाँ बनेगा। और मेंस का एक बेसिक फाउंडेशन भी आपको लेना पड़ेगा इस तरह से। क्लियर? जो आपका ये एक अच्छा नोट्स हो जाता है। तो मैं यहाँ अभी आपको एक दिखा रहा था कि किस तरह से चीज़ें आपकी होनी चाहिए। और सारे सब्जेक्ट पे है, स्पेशलिटी है मेरी ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर, तो ये सब पे भी मैं चीज़ें बनाऊंगा। और आपका फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में आपको मैंने बोला था कि ऑप्शनल के लिए मैं चीज़ें रेडी कर रहा हूँ, क्योंकि अभी साथ मेरा नहीं मिल पा रहा है लोगों से थोड़ा, तो रुका हुआ है काम, लेकिन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं इम्पोर्टेंट है कि आप कमेंट करिए, आप कमेंट करके बताइए कि आपको पहले का कंटेंट कैसा लगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा, इस कंटेंट में बहुत सारी चीज़ें सुधारना है अभी, हालांकि सुधारने जैसी चीज़ कुछ भी नहीं है, मतलब कंटेंट आपका पूरा ठीक है, ठीक है, लेकिन इसमें और डायग्राम आप चाहो तो डाल सकते हो। और इसमें जैसे आप अपने से प्रैक्टिस करोगे, अपने से लिखोगे पढ़ के इसको, तो आप अपने तरीके से थोड़ा सा डायग्राम डाल देना, क्योंकि कहीं से फॉर्मेट आप डायरेक्ट कॉपी करके नहीं लिखना है, अपने तरीके से लिखना है। हाँ, जहाँ से आप पढ़ रहे हो वहाँ का मटेरियल अच्छा होना चाहिए, और आपको पढ़ने में अच्छा आसान लगे वो चीज़ होना चाहिए। तो भाई आप जो भी हैं, चैनल चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, आप लाइक करेंगे, और कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्या इसमें बढ़ाना है, क्या घटाना है, क्या अच्छा है, क्या खराब है, किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, आपकी राय भी हमें चाहिए, तो आप इसमें बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए।